Good morning students. Once again you are welcome to Shikhar ICS online and we are preparing for civil services prelims examination. प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे MPPSC के द्वारा जो राज्य सेवा परीक्षा का प्रारंभिक एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर से पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ अलग अलग पहलू, अलग अलग टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। और आज उसी क्रम में आप पढ़ने जा रहे हैं वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक काल पढ़ रहे हैं, वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं, वैदिक काल की सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक काल जो है भारतीय इतिहास का एक आरंभिक पड़ाव है जो जहाँ से लिखित इतिहास आरंभ होता है, रिटन एविडेंस आरंभ होता है। इसके पहले आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है या उसके पहले के जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्रागैतिहासिक काल है, उसको भी हमने पढ़ा है, पर उस समय के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। वैदिक पीरियड इज़ द फर्स्ट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इन विच रिटन एविडेंसेस आर फाउंड. In fact, it is completely based on written evidences of Vedas and its literature. वेद और वैदिक साहित्य पर आधारित है पूरा का पूरा। तो वैदिक साहित्य में आज हम पढ़ेंगे, एक तो इसका काल पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा हम जो है वैदिक काल की सभ्यता का क्षेत्र पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे उनका राजनीतिक, उनका आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल ऑफ वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड है क्या ये समझते हैं। देखिए, वैदिक पीरियड का तात्पर्य उस काल से है जिस काल में वेदों की रचना हुई है। आपने देखा होगा कि भारत में 4 वेद हैं, 4 वेदास आर देयर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जिस काल में वेदों की रचना हुई है उस काल के लोगों की सभ्यता है वैदिक काल, वैदिक पीरियड। ठीक है, जिस काल में वेदों की रचना हुई है। अगर इसे ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो यह है लगभग 1500 BC से लेकर 600 BC तक, 1500 to 600 BC, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल है। लेकिन चूंकि इस काल में सभ्यता का विकास हुआ और जीवन पद्धति बदली है, इसलिए जो है जीवन पद्धति अलग अलग होने के कारण, संस्कृति बदलने के कारण इसे जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक कहलाता है ऋग्वैदिक काल या इसी को पूर्व वैदिक काल कहते हैं। इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड टू बी ऋग्वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड, जो चलता है 1500 से लेकर 1000 BC तक, 1500 to 1000 BC। और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल है, लेटर वैदिक पीरियड है, जो चलता है 1000 BC से 1000 BC से लेकर 600 BC तक। ठीक है, पहला ऋग्वैदिक काल है। चूंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है और इस काल का सारा जो इतिहास मिलता है उसका मूल स्रोत ऋग्वेद ही है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल बाद का पीरियड है जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो दूसरे वैदिक साहित्य है, आपके आरण्यक है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, उनकी रचना इस काल में। ध्यान रखना, वैदिक साहित्य भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, लेकिन उसको हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है, इस काल में बाकी बचे हुए वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और फिर दूसरे वैदिक साहित्य यानी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उनकी रचना इस काल में हुई। तो वही इस काल के इतिहास के स्रोत हैं। तो ये तो इनका कालखंड हुआ। क्षेत्र की बात करें, देखिए ऋग्वैदिक जो वैदिक, अब इसको हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, ध्यान रखना।
ऋग्वैदिक काल का इतिहास और फिर उत्तर वैदिक काल का इतिहास, इस एंगल से इसे पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल के इतिहास के निर्माता जो है वो आर्य थे। उन्होंने अपने आप को आर्य कहा है। यहाँ आर्य यानी एक जाति है। वैसे तो आर्य यानी श्रेष्ठ पुरुष को कहा जाता है। आर्य यानी श्रेष्ठ पुरुष, जो अच्छा पुरुष, उसको आर्य कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा महाभारत या दूसरे ऐसे पौराणिक पौराणिक कथाओं पर आधारित कोई टीवी सीरियल है, फिल्म है, उसमें कई बार जो है उनको आर्य कह के पुकारा जाता है, हे आर्य, है ना। तो आर्य यानी श्रेष्ठ पुरुष होता है। आर्य यानी जाति भी है जो श्रेष्ठ जाति है, और आर्य यानी उन लोगों की संस्कृति भी है। तो आर्य लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया है, और आर्य जो है वो मूल रूप से भारत के नहीं थे ऐसा माना जाता है। वो कहीं से आए थे, ठीक है, कहीं से भारत में आए थे। तो फिर आए कहाँ से थे? ये एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न है कि आर्य कहाँ से आए थे, यानी व्हाट वाज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ आर्यंस। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? इसके बारे में बड़ी चर्चा है, बड़ा एनालिसिस है। ध्यान रखना, इस संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं, और वो सारे ओपिनियंस हमको पढ़ने, क्योंकि उसी दृष्टि से क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, पूछेंगे कि साहब बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, या स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, या विलियम जोन्स के अनुसार, या मैक्स मूलर के अनुसार, इस तरह से पूछते हैं। तो हम देखते हैं, कुछ अधिकांश इतिहासकारों ने ये कहा है कि आर्य जो है वो जो है यूरोप से आए। खासतौर पे देखिए, एक विलियम जोन्स, ये नाम शायद आपने सुना हो, विलियम जोन्स जो है ये 18th सेंचुरी में भारत में एक बड़े वैसे तो कानूनविद है, जज थे, और भारत में जब सुप्रीम कोर्ट बना तो उसके शुरुआती जजेस में से एक हैं। लेकिन ये जो है प्राचीन संस्कृति के विद्वान भी हैं, और इन्होंने जो है एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1774 में भारत में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स के द्वारा, और उसने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का बड़ा गहरा अध्ययन किया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों का बड़ा अध्ययन करने के बाद अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी किया। जैसे विलियम जोन्स ने, आपको याद हो तो, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया है। दिस इज द फर्स्ट एवर बुक ऑफ इंडिया विच वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। तो विलियम जोन्स ने वो अनुवाद किया था। तो विलियम जोन्स ने वेदों का अध्ययन किया और ये बताया कि साहब पॉसिबली आर्य जो है वो यूरोप के रहने वाले हैं, और उन्होंने इसके लिए आधार बनाया है आपका जो वैदिक काल के लोगों की जो भाषा है उसको। वैदिक काल के लोगों की भाषा यानी आर्यों की भाषा संस्कृत है। उसकी तुलना आप यूरोप की भाषा इंग्लिश से करेंगे, या जर्मन से करेंगे, या फ्रेंच से करेंगे, या लैटिन से करेंगे, जो वहाँ की मूल भाषा है, तो आप पाएंगे कि शब्दों में समानता है। संस्कृत में माँ को मात्र कहते हैं, इंग्लिश में मदर कहते हैं, लैटिन में मेटर कहते हैं। भाई को भ्रातृ संस्कृत में कहते हैं, उसी को फ्रेटर कहते हैं लैटिन में। तो बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन लैंग्वेज, William Jones said that possibly Europe was the original land of Aryans, ठीक है। तो विलियम जोन्स ने कहा, या आप देखिए कि कुछ और लोग भी, जैसे गाइल्स है, डॉक्टर गाइल्स जो है, उन्होंने वनस्पति और दूसरी प्राकृतिक चीज़ों की समानता के आधार पर ये कहा कि हंगरी और डैन्यूब नदी के आसपास के दूसरे क्षेत्र, ये आर्यों का मूल निवास स्थान है।
देखिए, वेदों, खासतौर पर ऋग्वेद में जिन वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का, प्राकृतिक परिदृश्यों का वर्णन किया गया है, वैसे प्राकृतिक परिदृश्य, वैसी वनस्पति डॉक्टर गैल्स ये कहते हैं कि डैन्यूब नदी के किनारे, खासतौर पे हंगरी के आसपास पाई जाती है, इसलिए ये हंगरी के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है। ऐसे एक डॉक्टर पेंका है, डॉक्टर पेंका। डॉक्टर पेंका एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट है, और इन्होंने, कभी आपने पढ़ा हो तो, इन्होंने जो है हिम युग के साक्ष्यों की भी खोज की है, आइस एज के। तो डॉक्टर पेंका जो है, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की शारीरिक संरचना आर्यों की है, गोरा रंग है, ऊंचा कद है, चौड़ा माथा है, सीधे बाल है, उस तरह की शारीरिक संरचना जर्मनी में पाई जाती है, जर्मनी के लोगों की है। इसलिए जो है ये जर्मनी के मूल निवासी होना चाहिए, पेंका ने ये कहा। कुछ और इतिहासकार भी इसका पक्ष लेते हैं। उनका ये कहना है कि हिटलर ने भी कहा था कि वो आर्य है, इसलिए हिटलर जो है, हिटलर जो जर्मनी का एक तानाशाह था, उसने जो है जब अपनी, उसने एक जो नाजी पार्टी बनाई थी, तो उसके चिन्ह में स्वास्तिक था, हालांकि ट्विस्टेड स्वास्तिक था, लेकिन था। तो लोग इसके आधार पे कहते हैं कि साहब पेंका के आधार बनाते कि ये जर्मनी के रहने वाले थे। और दूसरे और लोग हैं, जैसे नेहरिंग है, नेहरिंग नाम का इतिहासकार है, इसने कहा है कि ये साउथ रसिया के रहने वाले हैं, दक्षिणी रूस के रहने वाले हैं। इन्होंने आधार बनाया है, जिस तरह के मृदभांड वैदिक सभ्यता में मिले हैं, भूरे जो है ब्राउन कलर के, और जो गेरुए ऑकर कलर के, और बाद के जो ब्लैक पेंटेड, जो ब्लैक पेंटेड तो नहीं, ग्रे वेयर जो मिले हैं, भूरे रंग के चित्रित धूसर, वो यहाँ भी मिले रूस में। तो इसलिए रूस से आए होंगे, तभी ऐसे मृदभांडों का, ऐसे मिट्टी के बर्तनों का निर्माण ये लोग करते थे। तो ये अलग अलग मत है जो मानते हैं कि ये यूरोप के रहने वाले थे। लेकिन आप देखिए कि एक विद्वान है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर भी एशियाटिक सोसाइटी के ही एक मेंबर थे, और उन्होंने वेदों का बड़ा गहरा अध्ययन किया, और उन्होंने वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। कभी पूछे कि वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद पहली बार किसने किया, तो वो मैक्स मूलर ने किया है। ठीक है। और मैक्स मूलर ने चारों वेदों का अनुवाद किया, ध्यान रखिए। और मैक्स मूलर ने एक बहुत गहरे अध्ययन के बाद ये बताया कि जो आर्य है, ये आए हैं मध्य एशिया से। ये थोड़ा थोड़ा वो जो दक्षिणी रूस है और मध्य एशिया मिलता है, सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया मतलब जो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वाला क्षेत्र है, उधर से। और इन्होंने ये कहा है कि ये कहा कि साहब ये यहाँ के रहने वाले हैं। आधार, कई आधार बताए, सभ्यता का समानता है, रास्ते की समानता है। अच्छा, यहीं पर क्या है, एशिया माइनर का भी क्षेत्र है इससे लगा हुआ, हालांकि ये तुर्की में। वहाँ पर जो है पर्सिपोलस और बेहस्तून, यहाँ पर जो है कुछ साक्ष्य मिलते हैं। सॉरी, पर्सिपोलस और बेहस्तून के जो अभिलेख है वो नहीं है, बोगज कोई का अभिलेख मिलता है, वेरी सॉरी, बोगज कोई का अभिलेख मिलता है एशिया माइनर से, जिसमें एक वैदिक देवताओं का उल्लेख है, वैदिक देवताओं का, इंद्र का, वरुण का, मित्र का, अग्नि का नहीं है, इंद्र, वरुण, मित्र, इनका उल्लेख। और उस लेख में, बोगज कोई से जो लेख मिला है, उससे ये पता लगता है कि इसमें ये वर्णन है कि साहब आर्यों ने जो है युद्ध में सफलता के लिए इन देवताओं का आह्वान किया, इनसे प्रार्थना की। तो इससे पता लगता है कि शायद एशिया के रहने वाले थे। कुछ और लेख है, जैसे आप देखिए गीता रहस्य के जो लेखक है आपके बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, गीता रहस्य के लेखक भी, उन्होंने एक लेख लिखा था, आर्किटिक द होम ऑफ वेदास, आर्किटिक द होम ऑफ वेदास। किसने लिखा? तिलक ने। आर्किटिक द होम ऑफ वेदास।
रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक, याद रखिए, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इस किताब में तिलक ये कहते हैं कि शायद ये रहने वाले थे उत्तरी ध्रुव के, नॉर्थ पोल के, आर्कटिक के, क्योंकि ऋग्वेद में कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि जहाँ से ये लोग आए थे वहाँ बर्फीले तूफान आते थे, ठीक है, स्नो स्टॉर्म्स आते थे, और वहाँ पर जो है 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती थी। इस आधार पे लोगों ने अनुमान लगाया कि, इस आधार पे तिलक ने अनुमान लगाया कि हो ना हो ये आर्कटिक क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। कुछ और भी अनुमान भी है, जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ये तिब्बत से आए थे, तिब्बत के। गंगानाथ झा, अविनाश चंद्र दास जैसे कुछ इंडियन है जिन्होंने कहा है कि ये ब्रह्मर्षि देश के रहने वाले हैं, ब्रह्मर्षि यानी भारत के उत्तर क्षेत्र के रहने वाले, गंगा घाटी के रहने वाले लोग हैं। तो ऐसे अलग अलग विचार है। अधिकांश तौर पर तो यही माना जाता है कि ये मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से आए हैं, यानी जो एशिया माइनर वाला कॉन्सेप्ट है वो सही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहीं से आए हैं ये लोग। वहाँ से एक्चुअली एक हिट्टी नाम की प्रजाति आई है, हिट्टी नाम की जाति आई है, हिट्टी, या इनको हिट्टाइट भी कहते हैं। ये लोग आए हैं, ध्यान रखिए, हिट्टाइट ही पहली सभ्यता है पूरी दुनिया में जिसने लोहे का प्रयोग पहली बार किया है। फर्स्ट यूज ऑफ आयरन, हिट्टाइट। तो यही है आर्य जो एशिया माइनर में हिट्टाइट कहला रहे थे। बाद में इनकी एक शाखा इंडिया में आ गई, एक शाखा जो है ईरान में चली गई। मैक्स मूलर ने ईरान का एक जो धार्मिक लेख है, धार्मिक धर्म ग्रंथ है जैन अवेस्ता, पारसियों का, जैन अवेस्ता को आधार बना के बताया कि मध्य एशिया से आए, क्योंकि मध्य एशिया से एक ब्रांच आई, इधर ईरान चली गई, एक ब्रांच भारत आ गई, इसलिए वो लोग लोहे को भी जानते थे, लोहे से परिचित थे। तो सब ये इनके मूल निवास स्थान से संबंधित है। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल में आर्य जब आए तो वो बसे हैं सप्त सैंधव क्षेत्र में। उनका जो शुरुआती क्षेत्र है वो सप्त सैंधव क्षेत्र है सॉरी, सप्त सैंधव। सप्त सैंधव यानी 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदी यानी आपकी सिंधु, और सिंधु नदी के साथ साथ पंजाब की 5 नदियाँ और सरस्वती वाला क्षेत्र है ना। सिंधु भी है उसमें झेलम भी है, चेनाब भी है, रावी भी है, ब्यास भी है, सतलज भी है, सरस्वती भी है। 7 नदियाँ हो गई। हालांकि और भी नदियाँ हैं, यहाँ कुब्रा का भी वर्णन मिलता है जो काबुल नाम की नदी है अफगानिस्तान की, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ नाम अलग मिलता है। जैसे झेलम को, नोट कर लेना इसको, पूछते हैं झेलम को वितस्ता कहा गया, झेलम को वितस्ता कहा गया। ऐसे ही चिनाब को जो है वो चिनाब को कहा गया अस्किनी, और रावी को कहा गया पुरुषनी, और ब्यास जो है उसको विपाशा कहा गया, विपाशा। विपाशा तो बंगाली में है, विपाशा कहा गया, और सतलज को कहा गया शतुद्री। ठीक है, तो ये 5 नदियों के नाम मिलते हैं ऋग्वेद में, ये इस तरह से। वितस्ता है झेलम, अस्किनी है चिनाब, जो है पुरुषनी है रावी, और विपाशा है ब्यास, और शतुद्री है सतलज। ध्यान रखिए ये वही क्षेत्र है जहाँ हिमालय है, जहाँ मूंजवंत पर्वत है। मूंजवंत पर्वत और हिमवंत पर्वत करके इसका वर्णन मिला है। हिमालय तो नहीं है, हिमवंत का नाम का वर्णन मिलता है हिमालय का। तो इस क्षेत्र के रहने वाले थे ये शुरुआत, मतलब ये पश्चिमोत्तर भारत के रहने वाले, जो आजकल का पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, अब इस काल के लोगों का राजनीतिक जीवन बड़ा इंटरेस्टिंग था। चूंकि यहाँ लिखित साक्ष्य मिलता है इसलिए बारीक बारीक चीजें भी यहाँ से पता लग जाती है। राजनीतिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ जो राज्य है यानी जो देश है उसको जन कहा गया, जन। ठीक है, यहाँ पर जन, ध्यान रखना, जन जो है वो एक लोगों का समूह है, कोई क्षेत्र नहीं है। जन क्षेत्र नहीं है बल्कि लोगों का समूह है, कलेक्शन ऑफ पीपल है। और ये जन जो है ये फिर कई विश में डिवाइड होता था, और विश जो है कई ग्राम में डिवाइड होता था, और ग्राम जो है कुल में डिवाइड होता था। कुल यानी एक प्रकार का परिवार है, ठीक है, जिसका मुखिया कुलप होता था। बाद में ये कुलप ऋग्वेद में नहीं आया, उत्तर वैदिक काल में कुलप होता था। ये ग्राम का अधिकारी होता था ग्रामणी,
और विष का अधिकारी होता था विषपति, और जन का अधिकारी था राजन। जन का शासक था, इसलिए राजन कहा गया। जनस्य गोपा राजन। तो इस तरह से राज्य बटा हुआ था। ध्यान रखना, ये जो राजन है, राजा जो है, इससे पता लगता है कि यह राजतंत्र था। लेकिन राजतंत्र होने के बावजूद राजा जो है, it was a monarchical state, but the king was not hereditary. King was not hereditary. Rather, the king was elected by the people of the Jan. ठीक है, लोगों के द्वारा चुना जाता था, तो इसलिए निर्वाचित होता था। ठीक है, वंशानुगत नहीं था। ध्यान रखना, राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं था। राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। राजा पर नियंत्रण भी रखा जाता था। राजा पर नियंत्रण के लिए दो बड़ी संस्थाएं होती थी यहाँ पर, सभा और समिति। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पूछी जाती है, इसलिए ठीक से पढ़ लेना। सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं होती थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। ये एक प्रकार से संसद जैसी, आज की पार्लियामेंट जैसी ऐसी है। सभा जो है वो जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी समिति है, उनका संगठन है, जबकि समिति जो है वो सरकार के लोगों का संगठन है। ध्यान रखना, सभा ही राजा का निर्वाचन करती थी। सभा जो है ये राजा का निर्वाचन करती थी। इसके अलावा कुछ और समितियां होती थी, जैसे विदत होती थी, गण होती थी। विदत और गण, ये भी कुछ समितियां होती थी जो राजनीतिक रूप से काम करती थी। विदत तो सामाजिक कार्य करती थी। ये है सब। ध्यान रखना, राजन जो है, राजा, उसका मुख्य काम राज्य की रक्षा करना है, इसलिए उसको कहा गया राजन जनस्य गोपा, जन का रक्षक है। तो उसका काम राज्य की रक्षा करना है। ज्यादा काम नहीं होते थे उसका, वो तो यज्ञ करता था और युद्ध लड़ता था। दो काम बताएगा, यज्ञ करता था और युद्ध लड़ता था। ध्यान रखना, अधिकांश तौर पे युद्ध जो लड़े गए वो गाय के लिए लड़े गए, या तो गाय की रक्षा के लिए, कोई और चुरा रहा है उसके लिए गायों की रक्षा करना, या गाय प्राप्त करने के लिए। इसलिए युद्ध को गवेषण कहा गया। यहाँ पर गवेषण, गाय की इच्छा से लड़ा गया, गवेषण, युद्ध को गवेषण कहा गया। तो राजा युद्ध लड़ता था। आप देखिए कई युद्धों का वर्णन है। एक बड़े प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन है, वो है दशराज्य युद्ध। दशराज्य, 10 राजाओं के साथ किया गया, इसलिए दशराज्य युद्ध है। दशराज्य युद्ध जो है, ये युद्ध पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया, और इसमें भरत जन का एक राजा था। जन का नाम है भरत जन, और इसका राजा था सुदास, और इसने जो है 10 राजाओं को हराया। 10 राजाओं, उसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। यदु, पुरु, तुर्वसु, अनुस और द्रुह। यदु, पुरु, तुर्वसु, अनुस और द्रुह, ये 5 आर्य राज्य थे, और 5 कुछ अनार्य थे, भलानस, पक्त, अनिल, विषाणुन, शिव, ऐसे 5 जो है अनार्य राज्य थे। उनको पराजित किया सुदास। ये दशराज्य युद्ध है, रावी नदी के किनारे लड़ा गया। ऐसे सुदास ने जो है पुरु के राज्य को भी एक बार पराजित किया है, यमुना नदी के पास। तो ऐसे कई युद्ध लड़े गए, लेकिन मेनली युद्ध लड़ा जाता था राजा के द्वारा, जो है खासतौर पे गायों की रक्षा के लिए। तो ये तो है राजा के कार्य। ध्यान रखना, इस काल में राजा के पास काम नहीं था, तो राजा के पास कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा कैबिनेट नहीं होता था, बहुत सारे कर्मचारी नहीं होते थे। एक्सक्यूज मी। तो राजा के पास कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं थे, कर्मचारी भी नहीं थे। 3 बड़े अधिकारी थे। 3 बड़े अधिकारी थे, सेनानी, जिसको सैंगनी भी कहा गया है, सेनानी और ग्रामणी और पुरोहित, ये 3 बड़े अधिकारी। सेनानी जो है वो सेना का प्रबंधक है। ध्यान रखना, यहाँ सेना स्थायी नहीं होती थी।
स्थायी सेना नहीं थे। बल्कि इसको गण मिलिशिया कहा गया। गण मिलिशिया का मतलब जब युद्ध लड़ता था तब आम लोगों में से ही लोगों को सैनिक बना के ले जाया जाता था। आम लोगों को बुला लिया जाता था कि चलो साहब युद्ध लड़ना, आपको पैसे देंगे, और युद्ध खत्म हो जाता था, सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाते थे। स्थायी सेना नहीं थी, तो सेना को व्यवस्था करना, उनको वेतन देना, ये सारा काम सेनानी करता था। ग्रामणी ग्रामों की व्यवस्था करता था, क्योंकि ग्राम ही राज्य का आधार थे। ध्यान रखना, यहाँ ग्राम यानी कोई क्षेत्र नहीं है, ग्राम यानी लोगों का समूह है। क्योंकि इस काल में लोग क्या थे, पशुपालक थे, तो नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, तो एक जगह नहीं रहते थे। तो ग्राम यानी एक क्षेत्र नहीं है, ग्राम यानी लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रामणी उसको देखता था। पुरोहित जो है धार्मिक कार्य कराता था, यज्ञ का संपादन करता था, राजा को धार्मिक मामले में सलाह देता था, राजा का सलाहकार भी होता था। वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे पुरोहितों का इस काल में उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि वशिष्ठ नाम के पुरोहित के कारण ही दशराग युद्ध हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसके अलावा सूत होते थे, रथकार होते थे जो रथों का निर्माण करते थे, सूत जो लकड़ी का काम करता था, ऐसे कुछ और भी अधिकारी होते थे, लेकिन मुख्य तौर पर ये 3 होते थे। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पर करों की कोई व्यवस्था नहीं थी, कर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ध्यान रखना, क्योंकि कोई बड़ी आय नहीं होती थी, लोग सामान्य रूप से रहते थे, तो लोग क्या करते थे कि राजा को समय समय पर अपनी तरफ से भेंट देते थे, जो वॉलंटरी होता था, स्वेच्छा से होता था। तो वो भेंट जो है, वो गिफ्ट जो है, विच वॉज वॉलंटरी गिफ्ट, दैट वॉज टर्म्ड एज बलि। यहाँ बलि यानी सेक्रीफाइस नहीं है, ध्यान रखना, किसी को मारना नहीं है, गर्दन काटना नहीं है। बलि यानी लोग राजा को अपनी तरफ से अनाज दे देते थे, कोई फल दे देते थे, वो बलि कहलाता था। तो यही राजा की आय का एकमात्र स्रोत था, लेकिन ये वॉलंटरी था, कंपलसरी नहीं था। ये बार बार बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है राजनीतिक रूप से होती थी। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए ऋग्वैदिक काल में, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस काल में लोग पशुपालक होते थे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वॉज द मेन बिजनेस। और लोग गाय पालते थे, भैंस भी पालते थे। भैंस को यहाँ गोबाल कहा गया, गोबाल। तो भैंस भी है, लेकिन मुख्य तौर पर गाय पालते थे। ठीक है, और गाय के पालने के कारण ही ये चारागाह से चारागाह तक जाते थे, है ना। इसलिए नोमैडिक होते थे। भाई एक चारागाह में चारा खत्म हो गया, गायों के लिए कुछ नहीं है, तो अगले चारागाह में चले जाते थे। तो इसलिए नोमैडिक थे, घुमंतु थे, यायावर थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, चारागाहों के लिए बड़ा झगड़ा होता था कई बार। चारागाहों का एक अधिकारी भी होता था, जिसे व्राजपति कहते थे, व्राजपति। तो मतलब पशुओं पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखना, इस काल में लेन देन भी जो होता था ना, उसमें गाय का ही प्रयोग किया जाता था। यानी गाय जो है एक प्रकार की मुद्रा होती थी। गाय का प्रयोग मुद्रा की तरह किया जाता था, करेंसी की तरह यूज़ किया जाता था। गाय को एक्सचेंज में यूज़ किया जाता था, या फिर बार्टर होता था, ना वस्तु विनिमय होता था। सिक्के विक्के नहीं थे, मुद्रा नहीं थी। हाँ, लेकिन एक टर्म यहाँ पर आपको सुनाई देगा, निष्क। निष्क यानी सोने का कुछ भी, सोने का कोई टुकड़ा, सोने का कोई आभूषण, उसको निष्क कहते थे। तनिष्क है ना, निष्क सही बना है। तो निष्क जो है ये सोने का कोई टुकड़ा है, सिक्का नहीं है, मुद्रा है, सिक्का नहीं है। इसका भी प्रयोग मुद्रा की तरह किया जाता था, कॉइन नहीं है ये कोई। ठीक है, तो ये आर्थिक जीवन है, बड़ा साधारण जीवन जीते थे लोग यहाँ पर। सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक जीवन बड़ा इम्पोर्टेंट है इस काल में। और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो इस काल में समाज जो है 2 वर्गों में बटा होता था इनिशियली, आर्य और अनार्य। आर्य और अनार्य, दो भाग में समाज बटा हुआ था। आर्य यानी जो बाहर से आए थे, और अनार्य यानी यहाँ के जो लोकल लोग थे। अनार्य जो है वो थोड़े काले होते थे, इसलिए उनको कृष्ण त्वच कहा गया, काली त्वचा वाले, या उनको अनासिका कहा गया क्योंकि उनकी नाक चपटी होती थी। अदेवयु भी कहा गया क्योंकि वो देवताओं को नहीं मानते थे, जिन देवताओं को आर्य मानते थे उनको नहीं मानते थे। ठीक है, तो लिंग पूजक भी कहा गया उनको, ध्यान रखना, क्योंकि लिंग पूजा करते थे। तो समाज 2 भागों में बटा हुआ था, आर्य अनार्य। ध्यान रखना, समाज में एक और वर्ग होता था, दास या दस्यु। ध्यान रखना, ये आर्य ही होते थे, लेकिन ये एक प्रकार के ऐसे
निचले वर्ग के लोग थे, चोरी वोरी करते थे ये लोग, ठीक है, दास या दस्यु। इसके अलावा समाज में आप देखिए बहुत बाद में मतलब ऋग्वैदिक काल के बिल्कुल आखिरी वाले पीरियड में वर्ण व्यवस्था का उत्पत्ति होती है, वर्ण व्यवस्था की। ऐसा कहते हैं कि ऋग्वेद का सबसे आखिरी में जो मंडल लिखा गया, ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, बल्कि 10वां मंडल है, उसी में पुरुष सूक्त नाम का एक सूक्त है, सूक्त यानी श्लोक है। उसमें कहा गया है, उसमें 4 वर्णों की व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। कहा गया है कि एक विराट पुरुष था, उस विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से अलग अलग 4 वर्णों ने जन्म लिया। मुख से ब्राह्मण ने, भुजाओं से क्षत्रिय ने, पेट से वैश्य ने और पैरों से शूद्र ने। ऐसा वर्णन मिलता है। ब्राह्मणों डस्य मुख मासीद बाहु राजन्य जनत, बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य तद वैश्यम पदभ्याम शूद्रोड़ जायते, पैरों से शूद्रों ने जन्म लिया। तो ये वर्णन है 4 वर्णों का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी उत्पत्ति हुई। मुख से ब्राह्मण, हाथ से, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र ने जन्म लिया। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित नहीं है, बल्कि कर्म पर आधारित है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, रेदर इट इज बेस्ड ऑन प्रोफेशन, कर्मा। आप जो कर्म करेंगे, जैसे जो धार्मिक कार्य करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, जो अध्यापन करते हैं, पढ़ाते हैं, वो सब ब्राह्मण हैं। जो युद्ध लड़ते हैं, प्रशासन में भाग लेते हैं, वो सब क्षत्रिय है। जो उत्पादन का काम करते हैं, चाहे कृषि का, चाहे पशुपालन का, चाहे और किसी प्रकार का, वो सब क्या है, वो सब के सब जो है वो वैश्य है। और जो सेवा का काम करते हैं वो शूद्र है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था परिवर्तनीय थी, ध्यान रखना, परिवर्तन हो सकता था। यानी आप अपना प्रोफेशन बदलेंगे तो आपका वर्ण बदल जाएगा। मान लीजिए आप पढ़ाते हैं तो आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आप अचानक सैनिक बन जाएं, युद्ध लड़ने लगे तो आप क्षत्रिय हो जाएंगे। ऐसे एक घर में भी कई बार, जैसे ऋग्वेद में एक जगह वर्णन मिलता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और माँ जो है आटा पीसने का काम करती है। यानी एक ही घर में कई वर्ण के लोग रह रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है, लेकिन बहुत उदार थी, जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि कर्म पर आधारित थी। ये सामाजिक व्यवस्था में एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। समाज में स्त्रियों की भी अच्छी दशा है, स्त्रियों का सम्मान है समाज में, ध्यान रखिए। एक तो कई विद्वान स्त्रियों का यहाँ वर्णन मिलता है, चाहे वो लोकमुद्रा हो जो ऋषि अगस्त की पत्नी और बहुत विदुषी महिला थी, कई श्लोकों की रचना की ऋग्वेद के, चाहे अपाला हो, घोषा हो, विश्वारा हो, सिक्ता हो, ये सब बड़ी जो है विदुषी महिलाएं इस काल की। आप देखिए कि महिलाओं ने कई बार सभा में भी भाग लिया, जो सभा और समिति नाम की संस्था थी उसमें भाग लेती थी, विदथ में भाग लेती थी। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। सामाजिक रीति रिवाजों की बात करें तो यहाँ विवाह जो है वो बाल विवाह तो नहीं होते थे, ध्यान रखिए, बाल विवाह भी नहीं होते थे, बहु विवाह भी कम ही होते थे। केवल शासक वर्ग के लोग ही बहु विवाह करते थे, कम होते थे। और विधवा विवाह प्रचलित था। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा का मतलब ये कि यदि कोई स्त्री का कोई संतान नहीं है तो वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी। इसलिए कहीं लिखा है कि देवर कस्मात द्वितीय वर, शायद देवर दूसरा वर है, इसलिए देवर। तो नियोग प्रथा जिसमें संतानहीनता की स्थिति में वो अपने देवर से विवाह कर सकती है। दिस नियोग सिस्टम वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड इन ऋग्वैदिक पीरियड। और इसके अलावा आप देखिए कि सामाजिक जीवन में खान पान जो है वो दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं खाते थे, गेहूं खाते थे, गेहूं का प्रचलन है, और थोड़ी बहुत कृषि करते थे। मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, थोड़ी बहुत कृषि करते थे, तो गेहूं का प्रचलन है। एक सत्तू
जिसको करभ कहा गया उसका भी प्रचलन है। हाँ, एक चीज़ बताना छूट गया, यहाँ दहेज का भी प्रचलन होता था जिसको वहतू कहते थे, लड़की के साथ दहेज भी दिया जाता था। तो ये सामाजिक जीवन है ऋग्वेद काल का। और एक आर्थिक जीवन में एक चीज़ बताना छूट गया, पणी। पणी यहाँ व्यापारियों को कहा गया, ठीक है, व्यापारियों को पणी कहा जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा संस्कृत में व्यापार को पण्य कहते हैं। लेकिन ये पणी जो है अक्सर गाय भी चुराते थे, इसलिए लोग इनसे चिढ़ते भी थे। ध्यान रखना है, आर्थिक जीवन में एक और चीज़ है, मैं आपको बताना छूट गया कि यहाँ पर ब्याज का भी प्रचलन था, ऋण का भी प्रचलन है। तो कुसीद कहा जाता था ऋण, ऋण को कुसीद कहा गया। लोन जो है दैट वाज टर्म्ड एज कुसीद। धार्मिक जीवन देखें, ऋग्वेद काल का धार्मिक जीवन। ऋग्वेद काल में बहुदेववाद प्रचलित था, पॉलीथीज्म प्रचलित था, यानी एक से अधिक देवताओं में विश्वास करते थे। आपने पढ़ा होगा 33 कोटि देवता, कोटि यानी करोड़ नहीं, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता। और देवताओं के अलग अलग क्षेत्र होते थे, जैसे कुछ अंतरिक्ष के देवता थे, कुछ पृथ्वी के देवता थे, और कुछ बीच के स्थान, मध्य स्थान के या द्यू स्थान के देवता थे, ठीक है। जैसे अंतरिक्ष के देवताओं की बात करें तो इंद्र है, जैसे इंद्र है, रुद्र है, वरुण है, ठीक है, और आपका पर्जन्य है, ये सब अंतरिक्ष के देवता है, ठीक है। पृथ्वी के देवताओं की बात करें तो जैसे बृहस्पति है, सोम है, अग्नि है, पृथ्वी है, नदियां हैं, ये सब पृथ्वी की देवता है। लेकिन मिडिल प्लेस के, जिसको द्यू स्थान, द्यू स्थान कहते हैं या बीच का स्थान भी कहते हैं, वहाँ के देवता है, जैसे सूर्य है, सूर्य है, मित्र है, सवित्र है, उषा है, ये सब मध्य स्थान के देवता है, देवी देवता है, ठीक है। तो बहुदेववाद का प्रचलन है। ध्यान रखना है कि देवताओं के अलग अलग कार्य थे। जैसे इंद्र का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना, इंद्र का बहुत उल्लेख मिलता है। इंद्र का 275 बार उल्लेख आता है, और फिर अग्नि का आता है। तो इंद्र जो है वो वैसे तो देवताओं के सबसे प्रमुख देवता थे, पर वो मौसम के देवता थे। इसी तरह बारिश के देवता पर्जन्य होता था। वरुण जो होते थे, वरुण को दो तरह से बताया। वरुण एक तो नैतिकता के देवता थे, लोग उनसे नैतिकता मांगते थे कि नैतिकता दे, और दूसरा वो ऋतस्य गोपा भी कहे गए, ऋतुओं की रक्षा करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि ऋतु यानी नैतिकता है, ऋतु यानी नैतिकता। अच्छा, बड़ा एक मज़ेदार चीज़ है, इस काल में वरुण को जो है प्रसन्न करने के लिए लोग जुए का खेल खेलते थे, ऐसा भी वर्णन ऋग्वेद में एक जगह मिलता है। तो ये सारा देवताओं के अलग अलग, जैसे सूर्य है, उनको भुवन चक्षु कहा गया है। बात चक्षु यानी आँख होती, भुवन यानी लोक, दुनिया। तो चक्षु, क्योंकि सूरज आएगा तभी दिखना आपको शुरू होगा, ठीक है। तो अलग अलग देवता, अलग अलग कार्य। अग्नि भोजन का देवता था, मित्र प्रकाश का देवता था, सूर्य का ही एक रूप था, ठीक है। तो अलग अलग देवताओं का उल्लेख मिलता है आपके ऋग्वेद में, ठीक है। देवियों का भी उल्लेख, जैसे उषा है, सुबह की देवी है, जैसे अरण्यानी है, वन की देवी है। सवित्र है, सवित्र एक प्रकार से प्रकाश की देवी है। ध्यान रखिए, जो गायत्री मंत्र है, ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र जो है ये भी ऋग्वेद से लिया गया है, और ये सवित्र देवी को ही समर्पित है, जिसको सावित्री भी कहते हैं, सवित्र है वैसे, ठीक है। गायत्री मंत्र सवित्र, सविता नाम की देवी को समर्पित है। तो ये सब जो है देवियाँ भी हैं, लेकिन देवियाँ जो है उतनी प्रभावी नहीं है जितने पुरुष देवता है। ये यहाँ पर अंतर दिखाई देता है। एक जगह ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इंद्र ने उषा का बलात्कार किया है। ये सांकेतिक है एक्चुअली, कि जब बारिश के दिन में सुबह है, उषा यानी सुबह की देवी, तो जब बादल आ जाएंगे तो सुबह होगी नहीं, क्योंकि सूर्य नहीं आ पाएगा, तो इसलिए कहा गया इंद्र ने उषा का बलात्कार किया। लेकिन ऐसा ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। दूसरी चीज़ धार्मिक दृष्टि से यहाँ यह है कि देवताओं को खुश करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ किए जाते थे, आहुतियाँ दी जाती थी, हवन किए जाते थे।
लेकिन यज्ञ जो है बहुत सीधे सरल होते थे, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कोई आहुतियाँ नहीं दी जाती थी, सरल थे, जिनको सोम यज्ञ कहा जाता था, सोम यज्ञ वो होते थे। तो ये सब धार्मिक जीवन है किस काल का? ऋग्वेदिक काल का। अब उत्तर वैदिक काल की बात कर लें। देखिए उत्तर वैदिक काल जो है वो शुरू तो होता है 1000 ईस्वी से। ध्यान रखना ये वही पीरियड है जहाँ से जिसमें आपका महाभारत हुआ है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत हुआ है 1050 के आसपास, ठीक है, यानी उत्तर ऋग्वेद काल के बिल्कुल आखिरी में। उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल शुरू होता है। तो उत्तर वैदिक काल में भी काल की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो आर्य इस काल में बढ़ते बढ़ते गंगा घाटी तक आ गए। गंगा यमुना का जो क्षेत्र है यहाँ तक आ गए, इंद्रप्रस्थ तक और आगे तक आ गए, ठीक है। तो पूर्व में और दक्षिण पूर्व में उनका विस्तार हुआ है, गंगा घाटी में आ गए आर्य। और बदलाव, देखो बदलाव का मुख्य कारण है लोहा। इस काल में लोहे का आविष्कार हो गया, आयरन, और लोहे के आविष्कार के कारण लोहे से हथियार बनने लगे। हथियार बनने लगे तो युद्ध में आसानी हो गई। दूसरा, पेड़ काटे गए, पेड़ काटे कर जंगल साफ हुए, कृषि करना आसान हुआ, तो कृषि का क्षेत्र बढ़ गया। कृषि का क्षेत्र बढ़ गई तो आय भी बढ़ी लोगों की। और यही जो परिवर्तन है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंजेस ऑकर्ड इन द लेटर वैदिक एरा, ठीक है। तो क्या परिवर्तन हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में? देखिए तो यहाँ राजा जो है उसकी शक्ति बढ़ गई। पहली चीज तो ये हुई कि यहाँ वंशानुगत हो गया, और क्योंकि उसने राज्य खुद जीता है, उसने अपने शौर्य से जीता है, तलवार के बल पे जीता, तो उसका मालिक जैसा हो गया, तो थोड़ा स्वेच्छाचारी हो गया, ठीक है। और अब जब स्वेच्छाचारी हो जाएगा, ऑटोक्रेट हो जाएगा, तो सभा और समिति का महत्व कम हो जाएगा। ध्यान रखना सभा और समिति है, ऐत्रेय संहिता में, ऐत्रेय ब्राह्मण में सभा और समिति को, बल्कि अथर्ववेद में सभा और समिति को जो है ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो सभा और समिति है, लेकिन उनका महत्व क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि राजा स्वेच्छाचारी हो गया। कब की बात कर रहे हैं? लेटर वैदिक एरा की, उत्तर वैदिक काल की। तो राजा का महत्व बढ़ा, सभा और समिति, विदथ और गण तो समाप्ति हो गई थी, सभा और समिति का महत्व कम हो गया। यहाँ से राजा के अधिकारी बढ़ गए। ध्यान रखना राजा के अधिकारी बढ़ गए, उनको रत्निन कहते थे, राजा के अधिकारियों को रत्निन। 12 रत्निन होते थे, उसमें रानी भी होती थी, एक महिषी कहते थे रानी को, वो भी थी। आप देखिए कि संग्रहित करके एक अधिकारी होता था जो खजाने का अधिकारी होता था। सन्निधाता होता था जो टैक्स वसूलने का काम करता था। एक बलि साधक होता था जो बलि नाम के टैक्स वसूलता था। भागधुक होता था, ये भी टैक्स वसूलता था। व्यवहारिक होता था जो न्याय करता था। अंतःपाल, ऐसे बहुत सारे अधिकारी होते थे, ठीक है। तो अधिकारियों की संख्या यहाँ क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। राजनीतिक चीज़ों की बात कर रहे हैं साहब। कर का प्रचलन भी हो गया, अब बलि अनिवार्य बन गया था, और बलि के साथ साथ अब भाग भी एक कर हो गया था। भाग वॉज ऑल्सो ए टैक्स, ठीक है। तो ये राजनीतिक परिवर्तन है। आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया कि अब ये पशुपालन की जगह कृषि उनका मुख्य व्यवसाय हो गया। एग्रीकल्चर बिकेम द मेन प्रोफेशन, ठीक है। कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। दूसरा, अब इसके कारण वो एक ही जगह रहने लगे। नोमैडिक लाइफ क्या हो गई? खत्म हो गई। आवास बनाकर रहने लगे, आय बढ़ गई, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ से दूसरी मुद्रा भी आई। जैसे पहले तो केवल निष्क थी, लेकिन अब यहाँ पर दूसरी मुद्राएं, जैसे शतमान है। शतमान चांदी का टुकड़ा होता था, यहाँ से चांदी का प्रचलन शुरू होता है। शतमान चांदी की मुद्रा थी। इसके अलावा कृष्णाल और पाद, ये सब भी मुद्राएं थी। शतमान चांदी की और ये दोनों तांबे की होती थी, और निष्क तो सोने का था ही। तो मुद्राओं का प्रचलन भी क्या हो गया? बढ़ गया। करों का प्रचलन हुआ। ये सब कुछ हुआ है आर्थिक जीवन में। ध्यान रखना कृषि बहुत तेजी से बढ़ी इस काल में। चावल, जिसको व्रीहि कहते थे, चावल को व्रीहि कहा गया। मूंग, जिसको मुडंग कहा गया। गोधूम, गेहूं, और यव यानी जौ, इन सब की खेती होती थी। शतपथ ब्राह्मण में और यजुर्वेद में, यजुर्वेद जिसके एक किताब वाजस्नेयी संहिता है, उसमें जो है अलग अलग प्रकार की कृषि पद्धतियों का वर्णन मिलता है।
जैसे आप देखिए काठक संहिता जो है, काठक संहिता में एक जगह उल्लेख है कि एक ऐसे हल भी होते थे जिनको 24-24 बैलों से चलाया जाता था, 24 बैलों से। तो कृषि यहाँ पर मुख्य व्यवसाय हो गया था। ठीक है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो थोड़ी कठोर हो गई, क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे करके जन्म पर आधारित होती जा रही थी और व्यवसाय परिवर्तन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। तो ये हुआ। महिलाओं की स्थिति भी थोड़ी सी कमज़ोर हुई, क्योंकि महिलाओं को समाज में तो स्थान था लेकिन राजनीति में स्थान खत्म हो गया। अब वो सभा में भाग नहीं लेती थी। ठीक है। कई जगह अपमानजनक स्थिति भी देखी जाती है ऋग्वेद में। जैसे आप देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में एक संवाद का उल्लेख है, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में। तो उसमें याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं कि साहब कि आप चुप रहो नहीं तो आपका सिर तोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो ये स्थिति भी है। ध्यान रखिए यहाँ पर कई प्रथाएं भी प्रचलित हुई। जैसे आप देखिए यहीं से उपनयन संस्कार प्रचलित होता है। उपनयन संस्कार नहीं, उपनयन पहले से है लेकिन यहाँ और ज़्यादा व्यवस्थित हो गया। उपनयन यानी जिसमें व्यक्ति को जनेऊ पहनाया जाता है और उसकी औपचारिक शिक्षा शुरू होती है। उसके बाद गुरु जी के पास जाके पढ़ना शुरू होता है, वो यहाँ से शुरू हुआ। गोत्र की परंपरा यहाँ से शुरू हुई, गोत्र की परंपरा यहीं से शुरू होती है। आप देखिए यहीं से आपका जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था आपने पढ़ा होगा कि व्यक्ति के जीवन को 100 साल का मानकर उसे 4 बराबर भागों में बांट लिया, 25-25 साल के काल में बांट लिया जाता है और उनको नाम दिया गया है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यह आश्रम का प्रचलन जो है यहीं से शुरू हुआ। आश्रम का वर्णन जो है सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में, लेकिन इसमें केवल 3 आश्रम का वर्णन मिलता है। 4वां आश्रम का वर्णन मिलता है जाबाली उपनिषद में, जाबाली उपनिषद, इसमें 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। ये दोनों याद रखने लायक चीज़ें, पूछा जाता है। ठीक है। तो ये आश्रम व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है। तो ये चीज़ें शुरू हुई। एक और चीज़ है, आर्यों के क्षेत्र जब मैं बता रहा था तो गंगा घाटी में तो आ गया था, लेकिन मगध इसमें सम्मिलित नहीं था। ध्यान रखिए, मगध, अंग, इनको आर्यों का क्षेत्र नहीं माना जाता था। ध्यान रखना, गंडक नदी जिसको सदा नीरा कहा गया है यहाँ पर, सदा नीरा, ये गंडक है, ये सीमा होती थी। शतपथ ब्राह्मण में एक विदेत माधव की कथा है, जिसमें ऐसा पढ़ने को मिलता है विदेत माधव ने एक बार अग्नि को अपने मुंह में बंद कर लिया था। उससे अग्नि के संकट हो गया, भोजन कैसे बनेगा, अग्नि कैद हो जाएगी। तो फिर उसके पीछे लोग भागे और फिर वो जो है आगे जाके गंडक नदी पे जाके रुक गया था, क्योंकि उसके आगे का क्षेत्र अनार्यों का क्षेत्र माना जाता था। उसे व्रात्य कहते थे, व्रात्य। तो वो फिर रुक गया वहाँ पर और फिर उसके मुंह से घृत बुलवाया गया, घी बुलवाया गया और घृत बुलने के कारण अग्नि बाहर आ गई। तो वो विदेत माधव की कथा जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऐसे यम और नचिकेता का जो संवाद है वो भी यहाँ पर मिलता है मुंडक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद। तो ये सामाजिक जीवन है। धार्मिक दृष्टि से भी कुछ चेंज हुए। धार्मिक दृष्टि से परिवर्तन ये हुआ है साहब कि इस काल में एक तो देवता थोड़े बदल गए। ऋग्वेद काल के देवता जो इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, वो रहे, लेकिन उनका महत्व कम हुआ। यहाँ नए देवताओं का उल्लेख आता है, जैसे इंद्र है, रुद्र है, रुद्र यानी शिव, और प्रजापति यानी ब्रह्मा और विष्णु, इनका प्रचलन ज़्यादा हुआ, इनका महत्व बढ़ा और पुराने देवता थोड़े से कम हो गए। रहे लेकिन उनका महत्व कम हो गया। दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो यज्ञ थे, हवन थे, वो ज़्यादा बड़े बड़े होने लगे, बड़े अनुष्ठानों के रूप में किए जाने लगे, बड़े सेरेमोनियल तरीके से उनको किया जाने लगा और नए यज्ञ का प्रचलन हुआ। जैसे आप देखिए कि वाजपेयी यज्ञ है, ये इसी क्रम में करते थे। राजा, जब कोई व्यक्ति राजा बनेगा तो सबसे पहले वाजपेयी कराएगा, फिर राजसूय कराता था और फिर जो है वो अश्वमेध यज्ञ कराता था। अग्निष्टोम यज्ञ भी यहाँ से होने लगा। वाजपेयी यज्ञ जो है इसमें रथों की दौड़ होती थी और राजा का रथ जीतता था
राजसूय यज्ञ राजा खुद करता था अपने रत्निनों के साथ। इसमें एक त्यौहार भी होता था जिसे रत्नविंशी कहते थे, रत्नविंशी, क्योंकि राजा अपने सारे मंत्रियों के साथ मिलकर अलग अलग देवताओं का आह्वान करता था, जिसे रत्नविंशी उत्सव कहते थे। याद रखना, रत्नविंशी। और अश्वमेध के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि अश्वमेध में ऐसा होता था कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो राजा का क्षेत्र हो जाता था। अक्सर अगर कोई अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोकेगा तो उससे युद्ध लड़ा जाता था, जैसा कभी भगवान राम ने और उनके पुत्रों ने, लव कुश ने लड़ा था। ठीक है, तो ये यज्ञों का प्रचलन ज़्यादा हो गया। ध्यान रखिए, यज्ञों बड़े बड़े होने लगे। अब पुरोहित की जरूरत पड़ने लगी इसमें। पुरोहित पहले भी होते थे, पुरोहित पहले भी होते थे। आप देखिए कि ऋग्वेद के अनुसार जो यज्ञ होते थे उनको होत्र कराते थे, सामवेद के अनुसार जो होते थे उनको उद्गाता कराते थे, और यजुर्वेद के अनुसार जो होते थे उनको कराते थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, उद्गाता, होत्र, नाम भूल रहा हूँ मैं भी, और अथर्ववेद के अनुसार जो कराते थे उनको ब्रह्मा कहते थे। तो पहले भी होते थे, लेकिन अब पुरोहितों पर ज़्यादा डिपेंड हो गया। आम आदमी यज्ञ नहीं कर पाता था क्योंकि महंगी महंगी बलि दी जाने लगी, बहुत ज़्यादा संस्कृत पर जोर दिया जाने लगा जो आम आदमी की भाषा नहीं थी। इसलिए धीरे धीरे जो है यज्ञ कठिन होते गए। ये एक कारण भी था जिसके कारण लोग वैदिक धर्म से दूर हो गए, और ये भी एक कारण है जिसके कारण नई धर्मों का, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हुआ है भारत में। ठीक है, इसके अलावा कुछ जगह पर कर्म, मतलब यह जादू टोना और चिकित्सा पद्धति, इनका भी वर्णन मिलता है। आप देखिए अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन मिलता है। लोग कहते हैं कि अथर्ववेद सबसे आखिरी में लिखा गया और उस पर जो है थोड़ा थोड़ा प्रभाव है दक्षिण भारत के लोगों का, यानी जो अनार्य है उनका, इस कारण जो है उसमें जादू टोने का वर्णन मिलता है। तो ये सब कुछ है आपके उत्तर वैदिक काल में होने वाले परिवर्तन से संबंधित। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो साहब ये इससे संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे होते हैं, इसलिए आप इसको, मैंने आपको दोनों तरीके से पढ़ाया, कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया और कुछ फैक्ट भी पढ़ाया। दोनों ही चीज़ें आपको पढ़ना है अच्छे से, और जहाँ डाउट हो आप उसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।